वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने जो मौजूद आगे बढ़ाना चाहा है वो ICCPR और ICESCR, ये दो निहायत ही अहम इंटरनेशनल लॉ रिजीम में ह्यूमन राइट्स को लेकर के ट्रीटीज़ हैं या कॉवेनेंट्स कह सकते हैं इनको, जो डिक्लेरेशन से थोड़ा मजबूत होती हैं क्योंकि ये कन्वेंशंस हैं या कॉवेनेंट्स हैं, ये ट्रीटी की तरह होती हैं। इसीलिए इनके मैकेनिज़्म को जो इंटरनेशनल लॉ के एप्लीकेशन के लिए ये मैकेनिज़्म प्रोवाइड करती हैं, उस मैकेनिज़्म को हम ट्रीटी बेस्ड मैकेनिज़्म भी कहते हैं। उसकी तरफ भी हम आएंगे। पहले एक ब्रॉड ओवरव्यू और डिस्कशन इन दोनों ट्रीटीज़ का मैं दे देता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन में UDHR को समझने की कोशिश की थी, जो कि महज एक डिक्लेरेशन है, और ये मैं रिपीटेडली कहे जा रहा हूँ कि UDHR, ICCPR और ICESCR ये तीनों जो फैमिली ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिजीम या राइट्स को पूरा करते हैं, जिसमें ये एक डिक्लेरेशन है और दो कॉवेनेंट्स हैं, और इन टुगेदर ऑल ऑफ दीज थ्री आर इनफॉर्मली नोन एज इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स को लेकर के एक आलमी मंशूर है, जिसमें फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बहुत वजाहत से डिलीनिएट किए गए हैं। एक्चुअली ICCPR और ICESCR जो है, इनका फुल फॉर्म जो है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और ये 1966 में आए दोनों ट्रीटीज़, और ये भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये दोनों 1966 में आए और इन्फोर्स हो गए फर्दर इन 1976। ये बस जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इंडिया ने इनको 1979 में फिर रेटिफाई किया फर्दर, यानी 10 साल तो इनको इम्प्लीमेंट होने में ही लगे, एंड फर्दर 3 years आफ्टर इंडिया ने इनको इम्प्लीमेंट किया। उसकी तरफ फिर हम तफसील से आएंगे। विद सम रिजर्वेशंस इनको इम्प्लीमेंट किया गया है। तो ICCPR जो है ये और ICESCR, इसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अक्सर मिलेंगे, सिविल एंड पॉलिटिकल, और इसमें इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल यानी सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। बट टुगेदर दे रेप्लिकेट, और हम कह सकते हैं कम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ UDHR, जैसे हमने देखा था उसमें 3 से 21 तक फर्स्ट जनरेशन था और 22 से 27 तक सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स था। तो ये दोनों उसको रेप्लिकेट करते हैं, with the difference that they are, number one, they are covenants, so they have a legal sanctity, they are more binding in nature than the declaration, और जो कि UDHR itself सिर्फ एक declaration है। और दूसरी चीज़, in a way they provide for the implementation mechanism also, और declaration में ऐसा कोई mechanism enforcement के लिए होता नहीं है। फर्दर जो कॉमनैलिटी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ICCPR और ICESCR को लेकर के, अभी मैं ICCPR का ओवरव्यू बता रहा हूँ। ICCPR, yes, this ICCPR 1966, इसमें प्रियम्बल है और 53 आर्टिकल्स हैं, प्लस 53 आर्टिकल्स, और इसके दो ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स हैं। ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1 1977 के ये दोनों हैं, ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2 ये 1977 के दोनों ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं। एक साल बाद इन्फोर्समेंट क्या आया। ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1 जो है उसने एक तरह से इसमें एक कंप्लेंट मैकेनिज्म को एक्सेंचुएट किया कि इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म चूँकि इसमें था नहीं, तो उसके लिए थोड़ी सी जगह बनाई गई ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1 में। यानी कि मकसद उसका ये था कि जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल था उसमें अगर विक्टिम्स हों ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के इन द मेंबर स्टेट्स, दिस प्रोटोकॉल, ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1, अलाउज देम टू बी हर्ड इंटरनेशनली एंड बियॉन्ड द नेशनल मैकेनिज्म। और फिर इसमें जो क्योंकि जो ICCPR है, इसमें इसके तहत ह्यूमन राइट्स कमेटी इस्टेब्लिश हो गई है,
और इसलिए मैं बार बार कहे जा रहा हूँ, ह्यूमन राइट्स काउंसिल और कमीशन से इसे कंफ्यूज नहीं करिएगा, कमेटी है। और हर एक इस तरह की जो ट्रीटी बॉडीज़ में ट्रीटीज़ है ना, जो 9 कोर ट्रीटीज़ हैं ह्यूमन राइट्स की, पहले ही बता चुका हूँ, उनमें से हर एक में तकरीबन हर एक में कमेटी है। कमेटी ऑन फॉर एग्जांपल कमेटी अगेंस्ट टॉर्चर, इसी तरह आईसीसीपीआर में एक कमेटी है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट में आईसीसीपीआर की कमेटी सबसे ज़्यादा पावरफुल हम कह सकते हैं, या रोबस्ट है, और बहुत ज़्यादा हरकत में है, ये काम बहुत कुछ करती है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आकर के। लेकिन फर्स्ट ऑप्शनल प्रोटोकॉल जो है, ये ह्यूमन राइट्स कमेटी को एक पावर देता है कि वो इंडिविजुअल कंप्लेंट्स जो हैं उनको सुने, जिस भी मेंबर स्टेट से आए, कम्युनिकेशन। और इसके सिग्नेटरीज बहुत कम हैं। इंडिया हैज़ नॉट रेटिफाइड दिस ऑल्सो और दिस ऑल्सो। तो इसमें इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस है। और ऑप्शनल प्रोटोकॉल 2 जो है ये एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी को लेकर के है, एबॉलिशन ऑफ डेथ पेनल्टी। एंड इंडिया ने इसको भी रेटिफाई नहीं किया हुआ है। रादर जिन भी नेशंस में डेथ पेनल्टी एज अ मोड ऑफ पनिशमेंट है, उन सब ने इसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑप्शनल है। तो स्प्रेड ओवर दिस प्रियम्बल एंड 53 आर्टिकल्स, हम इनको ब्रीफली अभी डिस्कस भी करेंगे। ये एक कमेटी एस्टैब्लिश करता है अंडर आर्टिकल 28 इसका आर्टिकल 28 इस्टेब्लिश करता है ह्यूमन राइट्स कमेटी को, जिसमें 18 मेंबर होते हैं। और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, दीज आर इंडिपेंडेंट मेंबर्स, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं ह्यूमन राइट्स के थीम्स पे। और वो कमेटी बहुत सारे काम करती हैं, लेकिन उसमें इसको हम सेपरेट डिस्कशन में समझेंगे। तो ये एक मैकेनिज्म है, ओवरव्यू है ब्रॉड इसका, जो आईसीसीपीआर है। इसी तरह आईसीईएससीआर है, इंटरनेशनल, चूँकि ये फर्स्ट जनरेशन ह्यूमन राइट्स से डील करती है, और इसमें सेकंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स आपको मिलेंगे अक्सर। और इसमें प्रियम्बल है और प्लस 31 आर्टिकल्स हैं। एंड इसमें कैटेगोरिकली मेंशन नहीं है कमेटी का, इसकी भी अपनी कमेटी है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स कमेटी है बाकायदा। जैसे इसमें ह्यूमन राइट्स कमेटी है, इसका बहुत शॉर्ट नेम है ह्यूमन राइट्स कमेटी, लेकिन इसकी कमेटी का नाम है कमेटी ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट्स। और वो भी इसी की तरह एक कमेटी है 18 मेंबर्स की, इंडिपेंडेंट। मगर इसकी कमेटी इटसेल्फ आईसीसीपीआर एस्टैब्लिश करता है, इसकी कमेटी का बज़ाहिर कहीं जिक्र नहीं है। तो ये समझा जाता है कि पार्ट 4 जो है वो इकोसॉक को एक मैकेनिज्म एस्टैब्लिश करने को कहता है फ्रॉम आर्टिकल 16 टू 25। तो उसके तहत ये कमेटी आईसीईएससीआर की एस्टैब्लिश हो गई है। इसका भी एक ऑप्शनल प्रोटोकॉल है 2013 का, बस एक ही ऑप्शनल प्रोटोकॉल है 2013। और इंडिया इज़ ऑल्सो नॉट रेटिफायर ऑफ दिस, क्योंकि इस ऑप्शनल प्रोटोकॉल में जब भी ग्रॉस वायलेशंस होंगी इकोनॉमिक सोशल कल्चरल राइट्स का, तो इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म है कमेटी के पास आने का। तो इन दोनों ऑप्शनल प्रोटोकॉल्स के रादर तीनों के बहुत कम सिग्नेटरीज हैं। और जो भी मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर स्टेट्स अगर हम देखें इसमें आईसीसीपीआर में रादर 170 के आसपास है, 173 पार्टीज़ हैं इस टाइम। और आईसीईएससीआर में आई डोंट नो, मे बी 170 के आसपास इसमें भी है, 170 या 171 इसमें आईसीईएससीआर में इतने मेंबर स्टेट्स हैं। और जब आप ऑप्शनल प्रोटोकॉल की तरफ आएंगे तो मेंबर स्टेट्स बहुत कम हो जाते हैं। इसमें रादर ऑप्शनल प्रोटोकॉल में जो 2013 है, इसमें शायद 30 या 35 आईसीईएससीआर में मेंबर स्टेट्स हैं। ये एक ब्रॉड ओवरव्यू है। अब चलते हैं पहले तो इसकी तरफ, इस डिस्कशन की तरफ कि ये मैकेनिज्म जो है ये कितना रोबस्ट है, ये काम क्या करता है, ये बॉडीज़ का नेचर कैसा है। लेट्स डिस्कस दिस नेचर फर्स्ट। डियर फ्रेंड्स, लुक, ह्यूमन राइट्स कमेटी और या इस तरह की जो कमेटीज़ होती हैं या बॉडीज़ होती हैं, ये एक दीज आर काइंड ऑफ, you can call them quasi judicial or deliberative bodies. These are deliberative bodies. और इनका opinions are merely recommendatory in nature.
they are not binding, or these committees cannot compel the state parties to give effect to their opinion, or uh, to actually comply with their findings, जो भी इनकी findings होती है. But ऐसा कह सकते हैं कि इन कमेटी के अलावा जितने भी यूएन बॉडीज़ हैं, दे हैव हार्डली एनी मीन्स ऑफ एजुकेटिव पावर. सो दीज कमेटीज़, हम पर्टिकुलरली इस वक्त इन्हीं दो की बात कर रहे हैं, इसके अलावा भी एजुकेटरी बॉडीज़ हैं, बट दीज टू कमेटीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं, एंड मोर स्पेसिफिकली ह्यूमन राइट्स कमेटी जो है ICCPR की, established under Article 28 of ICCPR. This is actually a deliberative body, और ये एक रिकमेंडेटरी नेचर या डिलिबरेटिव नेचर के क्वाज़ी जुडिशल फंक्शंस या पावर्स एक्सरसाइज करती है, और इट गिव्स अ डिक्लेरेटरी रिलीफ, जो कि बाइंडिंग तो नहीं होता है. अब ये समझा जाना चाहिए कि फिर काम क्या है इसका, जब इसने बोल दिया. तो जैसे पिछली क्लासेस में हमने बोला कि नेम एंड शेम एक बहुत बड़ा टेसिट प्रेशर क्रिएट करता है मेंबर स्टेट्स पे, और फर्दर ये चूँकि इंटरनेशनल लॉ ऑलरेडी जो मैकेनिज्म है, इट्स अ सॉफ्ट लॉ, इसे हम सॉफ्ट लॉ कहते ही हैं, लेकिन इसके दो काम हैं मेजर, जो अक्सर ऑथर्स ने ओपिनियन दिया हुआ है. एक तो काम जो ये करता है, इस तरह की डिलिबरेटिव बॉडीज़ का काम ये है कि ये जो ओपिनियंस देते हैं, they play a very pivotal and vital role in the establishment of the corpus of international law. जो भी it helps in developing the development of the corpus of international law, corpus of international law, इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि सॉफ्ट लॉ है तो इसका कॉर्पस डेवलप होता है ओवर द इयर्स, एंड आहिस्ता आहिस्ता ये प्रेसिडेंट्स दे बिकम अ पार्ट ऑफ कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ, जिससे फिर वो हार्ड लॉ में आहिस्ता आहिस्ता कन्वर्ट हो सकता है. इसीलिए कुछ ऑथर्स जैसे फ्रांसिस्को मार्टिन है या रिचर्ड विल्सन है, उन्होंने कहा है कि इस लॉ को कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है दैट इट माइट दिस सॉफ्ट लॉ माइट हैव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हार्ड लॉ थ्रू अदर इफेक्टिव इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स. ये हार्ड लॉ भी बन जाता है कभी कभी अदर मैकेनिज्म्स के साथ, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का एक मैकेनिज्म है अपना. तो ये एक पर्पस है या यूटिलिटी है इन बॉडीज़ की. नाउ ICCPR की तरफ चलते हैं हम. ICCPR के ICCPR, इसका ब्रीफ ओवरव्यू और इसकी बॉडीज़ को एक अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ब्रीफली. ICCPR में चूँकि हमने बताया आपको कि प्रियम्बल है और 53 आर्टिकल्स हैं, और ICESCR में इसमें भी प्रियम्बल है और 31 आर्टिकल्स है. लेकिन एक चीज़ है जो दोनों की, विच इज स्टार्किंग के दोनों का कॉमन है. एक तो प्रियम्बल इटसेल्फ, प्रियम्बल जो दोनों का है, इट रेफर्स टू यूनाइटेड नेशंस चार्टर, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रेफरेंस है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस चार्टर जो है ये रिकग्नाइज करता था पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशंस एज अ बॉडी, डिलिबरेटिव बॉडी एट इंटरनेशनल सिनेरियो. तो प्रियम्बल भी इनका जो है इसी की तरफ रेफर करके रिकग्नाइज करता है द राइट ऑफ the human rights as universal, inalienable, indivisible and interdependent. ये जो तीन फीचर्स हैं, इनकी तरफ इनको रिकग्नाइज करता है कि as rights which are equal and inalienable. इसीलिए जो तीन आईज हैं, इंडिविजिबिलिटी, इंटरडिपेंडेंस एंड इनएलिनेबिलिटी, ये रिफ्लेक्ट होता है इंडिविजिबिलिटी एंड इंटरडिपेंडेंस. ये तीनों आईज रिफ्लेक्ट होते हैं इन ICCPR और ICESCR के प्रोविजन से. अब मेंबर स्टेट्स का काम क्या है? अगर आप प्रियम्बल और आर्टिकल 2 दोनों पे नज़र डालेंगे, देखिए इसमें जो है ना कॉमन आर्टिकल 1
एंड टू, बस इसको जहन में रखिएगा। सेम लैंग्वेज है, कॉमन आर्टिकल्स, इनको कॉमन आर्टिकल्स भी कहते हैं, कॉमन आर्टिकल 1 एंड कॉमन आर्टिकल 2 जो ICCPR और ICESCR में मिलेंगे आपको, कि सेम लैंग्वेज है, जो एक प्रिंसिपल वहाँ रिकॉग्नाइज किया है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वही यहाँ भी किया गया है, इसलिए कॉमन आर्टिकल्स है। अपार्ट फ्रॉम दैट मेंबर स्टेट्स का क्या काम है, दे हैव रिकॉग्नाइज्ड द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड दे आर इन अ वे compelled to take three types of actions. One is administrative action, administrative. Number two is judicial एंड नंबर थर्ड इज लेजिस्लेटिव। यही तीन एक्शंस लिए जाते हैं स्टेट में। सो मेंबर स्टेट्स प्लेज टू टेक these administrative, judicial and legislative measures or actions in order to protect the rights which have been enshrined in both these treaties or covenants and to provide effective remedies for their enforcement. तो अब ICCPR के ब्रीफ ओवरव्यू की तरफ आते हैं, which can be studied under various heads. तो अभी हम समझेंगे उसको, कई हेड्स में इसको समझना पड़ेगा हम। ICCPR मैंने पहले ही बताया, इसका जो कॉमन आर्टिकल 1 और 2 है वो कॉमन आर्टिकल है, वो ICCPR में भी वही है, ICESCR में भी वही है। आर्टिकल 2 में मेंबर स्टेट्स ऑब्लिगेशन अंडरटेक करते हैं कैसे इन प्रोविजंस को अपकीप किया जाए, और आर्टिकल 1 कॉमन आर्टिकल विद रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल पीपल्स है, उसकी तरफ आएंगे थोड़ी देर में। बिट कंट्रोवर्शियल है वो इंटरनेशनल लॉ रजीम में। तो पहले इसके कुछ बेसिक आर्टिकल्स की तरफ मैं रेफर करूंगा कि किस किस तरह के राइट्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं। अब मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, जैसे कि ICCPR और ICESCR, ये दोनों कन्वेंशंस और कोवेनेंट्स, दे रेप्लिकेट और इन अ वे कॉम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ UDHR। तो जो राइट्स हैं वो रिपीटेड आपको मिलेंगे, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ आर्टिकल 6 में है। इसी तरह फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर है आर्टिकल 7 में। इसी तरह फ्रीडम और राइट ऑफ डिटेन्ड पर्सन्स है आर्टिकल 10 में प्रोबेबली। इसी तरह आर्टिकल 9 है, ये भी बिट कंट्रोवर्शियल है, राइट टू लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन। इसी तरह राइट टू मैरिज है आर्टिकल 23, राइट ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज राइट्स 23, चिल्ड्रन, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन को लेकर के एक ट्रीटी अलग से भी है, CRC 19, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, लेकिन ये चिल्ड्रन के स्पेसिफिक राइट्स को लेकर के प्रोविजन आर्टिकल 24 में है। एंड इसी तरह राइट्स ऑफ माइनॉरिटी है आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 26 में इक्वालिटी बिफोर द लॉ है, इक्वालिटी बिफोर लॉ 26, और माइनॉरिटी राइट्स। इस तरह बहुत सारे देयर इज अ कैटेना ऑफ राइट्स जो आपको मिलेंगे। अब हमें एक एक करके सब में नहीं जाना है, बट एक स्टार्क डिफरेंस है, जो एक फीचर है जो नोट करने का है, वो है विच इज़ इन अ वे लिमिटेशन टू दिस, it's a starking feature and limitation as well of ICCPR, and that is article 4. Article 4 recognizes certain provisions और certain rights जिन्हें हम non derogable rights कहते हैं, लेकिन other rights के मैटर में ये स्टेट पार्टीज को एक परमिशन देता है that state parties may derogate from their responsibilities under the covenant. तो but during the times of इमरजेंसी, और जिसे हम पब्लिक इमरजेंसी वहाँ यूज़ हुआ है वर्ड, तो पब्लिक इमरजेंसी के मौक़ों पे जो स्टेट पार्टीज़ हैं वो डेरोगेट कर सकती हैं इन राइट्स से जो डिलीनिएट किए गए हैं, एक्सेप्ट सर्टन राइट्स जिन्हें नॉन डेरोगेबल राइट्स भी कहा जाता है, नॉन डेरोगेबल राइट्स। उसमें मैं कुछ की तरफ रेफ़र कर रहा हूँ, यहीं पे आप डिटेल्ड कमेंट्री में देख लीजिएगा। जैसे इसमें आर्टिकल 6 का राइट है, राइट टू लाइफ, जो अभी बताया था आर्टिकल 6, ये नॉन डेरोगेबल है। इसी तरह राइट फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर है, फ्रीडम
फ्रॉम टॉर्चर, आर्टिकल 7। इसी तरह आर्टिकल 8 है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी। इसी तरह आर्टिकल 11 है right not to be imprisoned in case of failure to fulfill a contractual obligation। इनको मैं नोट ही कर रहा हूँ। आर्टिकल 8 है, आर्टिकल 8 के बस कुछ पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ 1 एंड 2। इसी तरह आर्टिकल 11 है, इनके प्रोविजन ये नॉन डेरोगेबल राइट्स हैं। आर्टिकल 15 है, 16 है और 18 है। ये कुछ राइट्स हैं। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 में है कि एक पर्सन को एक एक्ट के रिस्पेक्ट में पनिश नहीं किया जा सकता अनलेस वो क्रिमिनल ना हो। ये तो क्रिमिनल लॉ का एक बेसिक प्रिंसिपल है, नलम क्रिमिन साइन लेगे नल्ला पोइने साइन लेगे, जो आपने पढ़ा होगा शुरुआत में भी क्रिमिनल लॉ जूरिस्प्रूडेंस में। इसी तरह आर्टिकल 16 में जो है रिकॉग्निशन, इट गिव्स रिकॉग्निशन टू अ पर्सन बिफोर द लॉ एज अ पर्सन, एंड ये कभी ये नॉन डेरोगेबल राइट है। एंड आर्टिकल 18 गिव्स अ पर्सन राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट एंड कॉन्शियंस एंड रिलीजन। ये कुछ राइट्स हैं जो नॉन डेरोगेबल हैं। ये आर्टिकल 4 खुद इटसेल्फ इस ICCPR का इन राइट्स को नॉन डेरोगेबल डिक्लेयर करता है। अब देखिए इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म में अभी हम ब्रीफली बस देखेंगे कि आर्टिकल 2 इसका जो है वो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म को थोड़ा बहुत रिकॉग्नाइज करता है कि आर्टिकल 2 सब क्लॉज 2 बाइंड्स द मेंबर स्टेट्स ICCPR का टू initiate or take such necessary steps which will enable or facilitate the adoption of such laws or measures within their domestic law regime and administrative, judicial या legislative जो भी होंगे, so that the rights of this covenant may be प्रोटेक्टेड और प्रिजर्व्ड। तो इसलिए मेंबर स्टेट्स यहाँ से प्लेज ले लेते हैं, इसीलिए वो कोऑपरेट करने के लिए एक ऑब्लिगेशन ले लेते हैं विद ह्यूमन राइट्स कमेटी। ह्यूमन राइट्स कमेटी जो ICCPR इस्टेब्लिश करता है अंडर आर्टिकल 28। ह्यूमन राइट्स कमेटी के कई सारे पावर्स हैं, उसकी तरफ हम जाएंगे थोड़ी देर में। रादर अभी उसको समझ लेते हैं ह्यूमन राइट्स कमेटी क्या करती है। एक्चुअली ह्यूमन राइट्स कमेटी एक बॉडी है जिसमें 18 मेंबर्स होते हैं, 18 मेंबर्स जिन्हें हम एक्सपर्ट्स भी कहते हैं, बट ये इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स होते हैं जो मॉनिटर करते हैं ICCPR का इम्प्लीमेंटेशन। तो अगर हम वन वर्ड ढूंढें कि इन्फोर्समेंट का जो तरीका है ICCPR का, इट इज़ द बेसिक सिस्टम इज़, जो बेसिक मेथड है, इट इज़ डन थ्रू मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग करती है ह्यूमन राइट्स कमेटी इन के मेंबर स्टेट्स जो है वो ICCPR के प्रोविजंस को कितना कंप्लाई करती है। हालांकि इसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 41, अगर आप उसको देखेंगे ICCPR का आर्टिकल 41 एक मेंबर स्टेट दूसरे मेंबर स्टेट के खिलाफ कंप्लेंट भी ला सकता है, जिसे इंटरस्टेट कंप्लेंट मैकेनिज्म कहते हैं, इफ द मेंबर स्टेट एलिज्ड मेंबर स्टेट इज वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ ICCPR। इसके अलावा ये कमेटी क्या करती है कि ये रिपोर्ट्स मांगती है स्टेट से। जो भी मेंबर स्टेट हो जाती, मेंबर स्टेट इसका मेंबर बनता है, उसको फौरन जो है जो ही एक्सीड करता है टू दिस कॉवेनेंट, विद इन 1 ईयर रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है। जब भी वो पहले मेंबर बनता है, विद इन 1 ईयर इट हैज़ टू फाइल द रिपोर्ट टू द ह्यूमन राइट्स कमेटी रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ ICCPR विद इन इट्स डोमेस्टिक रिजीम। और उसके हर 4 साल बाद फिर रिपोर्ट देते रहना पड़ता है। जब एक्सीड करेगा, आफ्टर एक्सीडिंग, तो पहले विद इन 1 ईयर और उसके बाद आफ्टर एवरी 4 ईयर्स रिपोर्ट देते हैं। शैडो रिपोर्ट्स और पैरेलल रिपोर्ट्स भी कमेटी मांगती रहती है NGOs वगैरह से। और इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म मैंने पहले बताया था आपको कि इसमें इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म भी है। और इसके अलावा कमेटी एक और काम करती है, ये बस ब्रीफ ओवरव्यू है, जिसे हम जनरल कमेंट्स कहते हैं। जनरल कमेंट्स, इस प्रोसीजर का नाम है जनरल कमेंट्स। ये विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स
जितने भी स्टेट्स हैं उनमें उनके ह्यूमन राइट्स कंप्लाइंस को लेकर के कमेंट्स देती है, या फिर थीमेटिक इश्यूज पे भी, जैसे किसी राइट पे स्पेसिफिकली बता दिया कि ये राइट के लेकर के जनरल कमेंट्स ये हैं। फॉर एग्जांपल राइट ऑफ फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, इसका जो है ये इसेंशियल्स हैं, ये इस तरह एक्चुअली एक्सरसाइज किया जा सकता है। हर साल 3 सेशंस इसके जेनेवा में होते हैं, इस कमेटी के, ये जेनेवा में मिलती है 3 टाइम्स एवरी ईयर। और इसी तरह जो बॉडी है ये ह्यूमन राइट्स कमेटी की, इसको जो कॉम्पिटेंस है इंडिविजुअल कंप्लेंट्स को एंटरटेन करने का, वो इस सिनेरियो में थोड़ा सा वीकर है, बिकॉज आप कंप्लाइंस देखेंगे तो वो डोमेस्टिक मैकेनिज्म में सारी रेमेडीज एग्जॉस्ट हुई होनी चाहिए पहले, वरना नहीं। तो दिस कैन बी सेड कि इंडिविजुअल कंप्लेंट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का मैकेनिज्म तो है ही है, और ये और जनरल कमेंट्स जो एक्चुअली इनके आते हैं ये बड़े पावरफुल समझे जाते हैं। दो सॉफ्ट लॉ, फिर से हम वही आ गए जहां हम पहले थे कि इट्स अ सॉफ्ट लॉ। अब रही बात ICESCR की, तो विल मूव टू दैट। ICESCR, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये भी 1966 का है, ये भी 1976 में इन्फोर्स हुआ, और इंडिया ने 1979 में इसको रेटिफाई किया। और इसका जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल 1 है, एक ही प्रोटोकॉल है 2013 का, इंडिया ने उसको रेटिफाई नहीं किया हुआ है। अब इसमें मोर और लेस ज़्यादातर तो वही है, यानी सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट्स मिलेंगे आपको, और ये इकोनॉमिक कैपेसिटी पे ज़्यादा डिपेंड करता है मेंबर स्टेट के, तो इसका कंप्लाइंस और बहुत ज़्यादा पैची मिलेगा आपको। ऑल्दो जो इसका सेकंड ऑप्शनल प्रोटोकॉल है वो इसीलिए लाया गया था कि कंप्लाइंस रेट इन प्रोविजंस का बढ़े, बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेंबर स्टेट्स ही इतने कम हैं जिन्होंने एक्सीड किया हुआ है। ऑल्दो जो कमेटी है वो स्टेट रिपोर्ट्स तो मांगती है इसकी, जो इसकी कमेटी इटसेल्फ है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, जो पार्ट 4 में इस्टेब्लिश हुई है इसकी, आर्टिकल 16 से 25 तक, वो रिपोर्ट्स तो मांगती है, जिसमें एक जिसे हम कहते हैं स्टेट रिपोर्ट्स, और जैसे हमने ह्यूमन राइट्स कमेटी में भी देखा जनरल कमेंट्स, तो ये जनरल कमेंट्स भी दे देती है। ये एक और मैकेनिज्म है इसका, और इंडिविजुअल कंप्लेंट्स भी हैं, लेकिन ये सारे ऑप्शनल प्रोटोकॉल में हैं। और इसी तरह पैरेलल रिपोर्ट्स और शैडो रिपोर्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं पैरेलल और शैडो रिपोर्ट्स, इनका मैकेनिज्म भी है, जो नॉन स्टेट एजेंट्स यानी जो मेंबर स्टेट है वो नहीं, कोई और स्टेट के बिहाफ पे या स्टेट के रिस्पेक्ट में फाइल करता है। अब इसकी भी अपनी एक जो ये कमेटी है, कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ये सेम काम करती है मॉनिटरिंग, जैसे हमने बोला। तो दोनों कमेटीज़ में हमने देखा कि जो मेजर मेथड ऑफ इन्फोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन है वो मॉनिटरिंग है। मॉनिटरिंग के बाद हर साल चूँकि स्टेट्स जो मेंबर बनते हैं वो पहले ही उसको रिपोर्ट देनी होती है कमेटी की तरफ कंप्लाइंस की, और फिर उसके बाद कमेटी हर साल मिलती है जेनेवा में, आई थिंक 2 बार मिलती है ये कमेटी जेनेवा में हर साल, और फिर एक लॉन्ग सेशन होता है और उसमें उन कंप्लाइंसेस को डिस्कस किया जाता है, और अगर इंटरस्टेट कंप्लेंट्स आई हो उनको सुना जाता है, या वायलेशंस हों ग्रॉस तो उनको सुना जाता है। लेकिन उनको कम्युनिकेशन ही कहते हैं हम, वो कम्युनिकेशन के नेचर का है, और उसको लेकर के जनरल कमेंट्स पब्लिश होते हैं, और वो कमेंट्स फिर से वही रिकमेंडेटरी नेचर के हैं जो हम पहले बता रहे थे। अब इसके प्रोविजंस का ब्रीफ ओवरव्यू अगर हमें लेना हो तो वो सेम है, यानी जिन राइट्स की हम पहले बात कर रहे थे उसी तरह के राइट्स इसमें भी है, कि आर्टिकल 1 और 2 तो चूँकि कॉमन है, और जो आर्टिकल 2 है वो कॉमन है दोनों ICCPR ICSCR में, वही असल इसेंस है। आर्टिकल 1 तो आप जानते हैं, अब यहाँ आके उनको डिस्कस करना दोनों को मौजू है क्योंकि अब दोनों हो रहे हैं। तो आर्टिकल 1 पहले ही बताया मैंने, ये डील करता है आर्टिकल 1 राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन से,
सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स। अब ये कंट्रोवर्शियल है इन द सेंस कि जो मोस्टली कॉलोनियल एरा के बाद नेशंस बन गए, अब चूँकि उनका इंटरेस्ट इससे हर्ट होता है बिकॉज उनको रीअसेंबल और रीग्रुप होने में बहुत मुश्किल से कोशिशें हुई एंड और उनमें एक सेशनिस्ट टेंडेंसीज अवॉइड हों, उससे थोड़ा कंट्रडिक्शन में आ जाता है ये राइट। तो इस पे फिर थोड़ी देर में आ जाएंगे राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को लेकर के कई सारे मेंबर स्टेट्स ने रिजर्वेशन अपना जताया है इंक्लूडिंग इंडिया। एंड कॉमन आर्टिकल 2 जो प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन को रिकग्नाइज करता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो भी ये राइट्स हैं ICCPR हो या ICC-ESCR हो, इन्हें कॉमन आर्टिकल कहते हैं, कॉमन आर्टिकल्स ये रिकग्नाइज करते हैं जो सारे राइट्स हैं कोवेनेंट्स के, इन दोनों कोवेनेंट्स में वो इसी प्रिंसिपल पे मिलेंगे, नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल पे। यानी जितने भी पीपल्स होंगे वेदर विद इन द मेंबर स्टेट और उनको मिलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ जेंडर और एनी अदर क्लासिफिकेशन और कैटेगराइजेशन। फिर राइट्स चूँकि ICCPR सेकेंड जनरेशन ह्यूमन राइट से डील करती है, तो उसी तरह के राइट जैसे राइट टू हेल्थ है, राइट टू वर्क है, राइट टू वर्क आर्टिकल 6 में है। ये इधर उधर भी हो सकता है आर्टिकल्स के रेफरेंस से जो मैं बता रहा हूँ, बट मोर और लेस आप इसको कंफर्मिटी इसकी चेक करें कि सही है कि नहीं। इसी तरह राइट टू हेल्थ है, राइट टू हेल्थ आर्टिकल 12, इसी तरह राइट टू एजुकेशन है आर्टिकल 13 और यही राइट जो है UDHR में आर्टिकल 26 में है। राइट टू एजुकेशन मैंने पहले कहा था ये उसकी मिरर इमेज है या रिप्लिकेट करते हैं ये प्रोविजंस। इसी तरह राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ है आर्टिकल 15 और फिर इसका ऑप्शनल प्रोटोकॉल है 2013 का जो जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन से आया 2008 में, बट इट वाज एनफोर्स्ड इन 2013। ये एक मैकेनिज्म को इस्टेब्लिश करता है जिसमें ICCPR के वायलेशंस, ग्रॉस वायलेशंस का के रिस्पेक्ट में UN कमेटी जो है इसकी, जिसे हम कहते हैं कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, उसके सामने स्पेसिफिकली इंडिविजुअल कंप्लेंट मैकेनिज्म आ सकता है। नाउ एक हम ब्रीफ डिस्कशन यहाँ कर लेते हैं रिजर्वेशंस को लेकर के। अब रिजर्वेशंस क्या होती हैं? रिजर्वेशंस एक्चुअली जो भी मेंबर स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को एक्सीड करते हैं या रेटिफाई करते हैं, तो या तो वो रेटिफाई ही नहीं करेंगे, तो अगर रेटिफाई नहीं किया तो पूरी ट्रीटी के स्कोप से वो बाहर हैं, और अगर रेटिफाई किया तो किसी क्लॉज से बाउंड नहीं होना चाहते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में वो क्या करेंगे, उसके रिस्पेक्ट में अपने रिजर्वेशंस जताएंगे जिन्हें हम रिजर्वेशंस कहते हैं। सो रिजर्वेशंस के रिस्पेक्ट में, इन दोनों ट्रीटीज़ के रिस्पेक्ट में इंडिया ने कुछ रिजर्वेशंस की हुई हैं, उनको यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है। पहले ICCPR का बताते हैं, फिर ICCPR का भी बताएंगे। एक तो कॉमन आर्टिकल 1, इसको एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें कॉमन है। जैसे कॉमन आर्टिकल 1 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब ये राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन को चूँकि फैसिलिटेट करता है ऑल पीपल्स को, तो इंडिया हैज़ गिवन इट्स रिजर्वेशन, जिसको हालांकि फ्रांस ने या जर्मनी ने या अदर नेशंस ने, उनकी कंसिडरेशंस डिफरेंट हो सकती है, बट उन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल की इस चीज़ की। बट इंडिया हैज़ मेंटेन्ड कि ये जो आर्टिकल 1 है ये उन नेशंस के रिस्पेक्ट में है जो फॉरेन रूल में है या फॉरेन डोमिनेशन में है, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट या सॉवरेनली इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो नेशनल इंटेग्रिटी, इसीलिए इंटेग्रिटी जो है, जो इंटेग्रिटी डालना पड़ा प्रियम्बल में by amendment of 1976, 42nd amendment, you will find that it overlaps this treaty। तो उसका रीज़न ही कुछ ये था जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ा प्रियम्बल में यहाँ इंटेग्रिटी लाने के लिए। तो इंडिया ने ये ओपिनियन दिया कि दैट इसमें एक
इंटेग्रिटी जो सॉवरीन नेशंस हैं जो फ्री फ्रॉम फॉरेन ऑक्यूपेशन है उन पे एप्लीकेबल नहीं होता ये कॉमन आर्टिकल 1। सो दिस इज़ फर्स्ट रिजर्वेशन रिगार्डिंग ICCPR। दोनों में ये आर्टिकल है चूँकि, तो इसमें इंडिया ने रिजर्वेशन किया हुआ है। इसी तरह ICCPR में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 9, जो मैंने पहले ही बताया था कि ये एक्चुअली इट इज़ अ सिस्टम जो कंपनसेशन देता है। ये आर्टिकल जो पर्सन्स डिटेन किए गए हों अनलॉफुली, तो बिकॉज उसके रिस्पेक्ट में इंडिया का ये कमेंट है दैट कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है उसमें क्लॉज नंबर 3 से लेकर के क्लॉज नंबर 7 तक स्पेसिफिकली इन चीज़ों को डील किया गया है। तो ऐसे सिनेरियो में इट इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिया इन रिस्पेक्ट टू दिस आर्टिकल 9 that this has to be in consonance with this article 22 of the municipal or local law of the member state, that is India। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 22 आर्टिकल में इसकी प्रोविजंस इंडिया मेंटेन करता है कि रोबस्ट हैं और वर्किंग है, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी रिजर्वेशन किया हुआ है। चूँकि ये लॉज प्रिवेंटिव डिटेंशन को लेकर के एग्जॉस्टिव हैं, इट इज़ व्हाट इंडिया मेंटेन्स। वी मे हैव अ डिफरेंट ओपिनियन ऑल टुगेदर एकेडमिकली, बट लेट्स स्ट्रिक्ट आवर डिस्कशन टू एकेडमिक पॉइंट्स। सो इंडिया मेंटेन्स दैट कि इंडियन लीगल सिस्टम में कोई कंपनसेशन का मैकेनिज्म है नहीं जो एनफोर्सेबल थ्रू कोर्ट्स हो इन रिस्पेक्ट ऑफ इलीगल डिटेंशन एट्सेट्रा। सो ये इसको लेकर भी रिजर्वेशंस है। फर्दर एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 13। हाँ, आर्टिकल 13 है जिसमें राइट ऑफ एलियंस प्रोटेक्ट किया हुआ है ICCPR में, बट इंडिया सेज दैट इट हैज़ अ राइट टू अप्लाई इट्स लॉ टू फॉरिनर्स। उनको फॉरिनर्स ट्रीट करके उनको इक्वालिटी नहीं दे सकते। तो सो इस रिस्पेक्ट में इंडिया मेंटेन्स दैट ये फॉरिनर्स लॉ एक सेपरेटली है यहाँ पे, और वो आपने देखा होगा यहाँ फॉरिनर्स एक्ट है। सिमिलरली ICCPR में आर्टिकल 1 के अलावा दो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 8। आर्टिकल्स 4 एंड 8 ये दो आर्टिकल्स हैं जिनमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर के कुछ राइट्स हैं, बट इंडिया मेंटेन्स दैट दिस मस्ट बी इन स्पिरिट एंड फाइन कैनन्स ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसको लेकर भी रिजर्वेशंस है। फर्दर आर्टिकल 7 भी है, 7C है रादर ये, जिसको लेकर के ICCPR में रिजर्वेशन की गई है कि ये कॉन्फ्लिक्ट में आता है एंड दिस मस्ट इंडिया ने 16(4) है, आर्टिकल 16(4) कॉन्स्टिट्यूशन का जो इसके स्पिरिट को मोर कंक्रीट वे में अपकीप करता है, तो इसलिए इससे बाइंड होने की ज़रूरत नहीं है, जिसमें यहाँ पे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन रिकग्नाइज किया गया है 16(4) में। सो दैट कंक्लूड्स द डिस्कशन विद रिस्पेक्ट टू द ICCPR एंड ICESCR। तो हमने ये समझा कि कमेटी दोनों जगह इस्टेब्लिश की गई है, बट मोर रोबस्ट कमेटी ICCPR की है क्योंकि उसको स्पेसिफिकली नाम भी है ह्यूमन राइट्स कमेटी, और उसमें मैकेनिज़्म ज़्यादा एक्टिव है बनिस्बत उसके, और फिर मेंबर स्टेट्स भी ज़्यादा इसी में है, और फिर इसका प्रोटोकॉल बहुत लेट में आया, इसका 1977 में ही आया हुआ है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टू covenants and this concludes the part discussion of इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रीफली एक मैकेनिज्म समझने की कोशिश करेंगे इन सारे जो भी ट्रीटी डिस्कस हो गई उनमें ह्यूमन राइट्स के एक्टिवेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म किस तरह काम करता है, जिसमें यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है या चार्टर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं अलग अलग, ब्रीफली समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन आप इसके मटेरियल के से गुजर के देखिए एंड फाइंड अप्रोप्रिएट बुक्स, खासकर रिचर्ड विल्सन या फ्रांसिस्को मार्टिन की बड़ी अच्छी किताबें हैं इस पे, और इसके अलावा रेने प्रोबोस्ट की भी अच्छी किताब है, उन कमेंट्रीज़ को देखिए और स्पेसिफिकली इन टॉपिक्स से गुजरिए। विल मूव टू नेक्स्ट डिस्कशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।